नमस्कार, मैं तेज नोबू। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत करता हूँ। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम दलाई लामा का लद्दाख में भव्य स्वागत हुआ। परम दलाई लामा और सीटीए ने वेनेजुएला में भूकंप पीड़िताओं के प्रति संवेदना व्यक्त की। तिब्बत में चीन के शासन के विरोध में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर आत्मदाह के बाद लोब्सांग पाल्देन उर्फ रांगजेन लोब्गा की मृत्यु हो गई। सिखों ने चीन के जताई एकता और प्रगति कानून पर तत्काल वैश्विक अपील जारी की। अमेरिका, स्विस, चेक, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन के संसदों ने चीन के नए कानून की निंदा की। मिनियापोलिस सिटी काउंसिल ने परम दलाई लामा के जन्मदिन को करुणा दिवस के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव पेश किया। परम दलाई लामा पिछले रविवार को लेह लद्दाख पहुंचे और लद्दाख के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हजारों लोग अपनी पारंपरिक पोशाक में फूल और धूप लिए हुए सड़क के किनारे कतार में खड़े थे और परम दलाई लामा द्वारा उनका अभिवादन करते हुए उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। परम दलाई लामा दिल्ली में अपने घुटने की सर्जरी के बाद लंबे समय तक लेह लद्दाख में रहने वाले हैं। परम दलाई लामा ने वेनेजुएला में हाल ही में आए भूकंप के दौरान प्रभावित सभी लोगों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की और प्रार्थना की। परम दलाई लामा ने साझा मानवता की भावना से ऐसे समय में एक दूसरे की मदद करने को एकमात्र जिम्मेदारी के रूप में प्रोत्साहित किया और वेनेजुएला में अंतर्राष्ट्रीय बचाव कर्मियों की सराहना की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और दुनिया भर के तिब्बती लोगों की ओर से सिक्योम पेम्बा सिरिंग ने सभी प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने और उपचार के लिए ईमानदारी से प्रार्थना की और वेनेजुएला के लोगों को ताकत, साहस और लचीलापन भेजा, क्योंकि वह आपदा के बाद अपने जीवन और समुदायों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। 24 जून को वेनेजुएला में केवल 39 सेकंड के अंतर पर 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप आए। हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि मरने वालों की संख्या दुखद रूप से 1900 से अधिक हो गई है। 10,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं और कई लोग अभी भी मलबे के नीचे लापता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लोब्सांग पाल्देन उर्फ लोब्गा रांगजेन नामक एक तिब्बती कार्यकर्ता ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर तिब्बत पर चीनी शासन के खिलाफ विरोध में आत्मदाह किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व से सिक्योम पेम्बा सिरिंग और अध्यक्ष डोमाश्री तेखांग ने 52 वर्षीय कार्यकर्ता के निधन पर दुख और शोक व्यक्त किया। तिब्बती नेताओं ने कहा कि लोब्गा रांगजेन की मृत्यु तिब्बती लोगों की पीड़ा और स्थायी आकांक्षाओं की एक मार्मिक याद दिलाती है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने एक प्रार्थना सत्र आयोजित किया, जिसमें दुनिया भर के तिब्बती मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना सभाओं में एक साथ आए और अपनी एकजुटता व्यक्त की और चीनी सरकार से तिब्बती लोगों की पीड़ाओं को दूर करने का आह्वान किया। लोब्गा रांगजेन के फेसबुक अकाउंट के एक वीडियो में उन्हें तिब्बतियों से तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए मिलकर काम करने और अपनी विरासत और पहचान को कभी नहीं भूलने का आह्वान करते हुए दिखाया गया है।
उन्होंने चीनी सरकार पर तिब्बती पहचान, संस्कृति और भाषा को नष्ट करने के उद्देश्य से नीतियां बनाने का भी आरोप लगाया। यह आत्मदाह चीन द्वारा तथाकथित जताई एकता कानून लागू करने के कुछ ही दिन बाद हुआ है, जो जताई अल्पसंख्यक क्षेत्रों में स्कूलों और सरकारों में चीनी भाषा के उपयोग पर जनादेश का विस्तार करता है और धर्म के और अधिक चीनीकरण का आह्वान करता है। तिब्बती और मानवाधिकार कार्यकर्ता से व्यापक नए कानून पर चिंता व्यक्त की है, जिससे पूरे चीन में जताई अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक उन्मूलन को और गहरा करने की आशंका है। जैसा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस बुधवार को तथाकथित जताई एकता और प्रकृति को बढ़ावा देने वाले कानून को लागू करने जा रही है, सीएम पेमा त्सरिंग ने दुनिया भर की सरकारों, विदेश मंत्रालयों, संसदों, थिंक टैंक और गैर सरकारी संगठनों से इसका विरोध करने, अस्वीकार करने और चीनी सरकार से इसे निरसित करने का आह्वान करने के लिए एक तत्काल अपील जारी की। सीएम पेमा त्सरिंग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से संयुक्त राष्ट्रीय जांच शुरू करने, अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और वास्तविक पारस्परिक रूप से सामाजिक बातचीत के माध्यम से चीन तिब्बत संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए बीजिंग पर दबाव डालने का भी आग्रह किया। अपने अपील पत्र में सीएम ने कहा कि नया कानून जमीनी सत्र से तिब्बती पहचान को खत्म करने के लिए बनाए गए दूरगामी शासन देशों को स्थापित करता है और तिब्बती लोगों पर इस कानून के निहितार्थ विनाशकारी है। बीजिंग की तथाकथित जताई एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून को तिब्बतियों, उइघुरों और अन्य लोगों की विशेष पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के अस्तित्व और फैलने फुलाने के खतरे के लिए विभिन्न देशों के सांसदों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन है। कानून के लागू होने से तिब्बतियों, उइघुरों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय प्रवासी संगठनों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंतित अधिकार समूह ने जांच की है। पिछले बुधवार को चीन के तथाकथित जताई एकता और प्रगति कानून की निंदा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनेट में एक दीर्घकालीन प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव सेनेटर जेफ मर्कली, जॉन कर्टिस और जिम बैंक्स के साथ सेनेटर जैकी रोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे सेनेट की विदेश संबंध समिति को भेजा गया था। प्रस्ताव में बीजिंग से जताई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुर्व्यवहार के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय दमन के अभियानों को बंद करने का आह्वान किया गया है। अपने 8 ऑपरेटिव खंडों में सेनेट ने कानून की निंदा की, प्रभावित समुदायों के लिए समर्थन की पुष्टि की, अपने 2021 नरसंहार दृढ़ संकल्प को दोहराया, कानून को निरसित करने का आह्वान किया, इसके प्रभावों की निगरानी के लिए सहयोगी सरकारों के साथ समन्वय का आग्रह किया और अमेरिकी राष्ट्रपति से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ वैश्विक मैग्निट्स्की प्रतिबंधों पर विचार करने के लिए कहा। प्रस्ताव दलाई लामा के उत्तराधिकार को भी संबोधित करता है। यह पुष्टि करता है कि निर्णय पूरी तरह से तिब्बती बौद्ध नेताओं और तिब्बती लोगों का है और चीन से परमपौर दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना शर्त बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान करता है। अमेरिका में चीनी राष्ट्रदूत शी फेंग, रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रेहाम और डेमोक्रेट सेनेटर शेल्डन व्हाइटहाउस को संबोधित एक दीर्घकालीन पत्र में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नए अधिनियमित कानून पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सेनेटरों ने चीनी सरकार से कानून को रद्द करने या इसमें पर्याप्त संशोधन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कानून के कार्यान्वयन, विशेष रूप से जताई अल्पसंख्यकों को और चीन के बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर इसके प्रभाव की बारीकी से निगरानी करेंगे। स्विस संसद में तिब्बत के लिए संसदीय समूह ने तिब्बती भाषा, धर्म और संस्कृति की कीमत पर हान केंद्रित राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करने के लिए चीन के नए कानून का विरोध किया।
इसे एक एकत्रित उपाय के रूप में नहीं, बल्कि जबरन आत्मसात करने और तिब्बती पहचान के व्यवस्थित शरण के लिए एक वाहन के रूप में तैयार किया। वरिष्ठ चेक सांसदों ने चीन के कानून की निंदा करते हुए कड़े शब्दों में बयानों की एक श्रृंखला जारी की। वीडियो बयानों में चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में तिब्बत के लिए चेक संसदीय समूह के अध्यक्ष सांसद हयातो अकुमोरा, सेनेट में तिब्बत के लिए चेक संसदीय समूह के अध्यक्ष सेनेटर प्रिमिजल राबास और चेक सेनेट के उपाध्यक्ष माननीय जिरी ओपलफाजर ने चेक संसद के दोनों संसदों को प्रतिनिधित्व करते हुए कानून पर चिंता व्यक्त की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर ध्यान देने का आह्वान किया। प्रतिनिधि ठिलेचुकी ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र के मौके पर मानवाधिकार और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं पर चीन के नए जताए एकता कानून को निरसित करने का आग्रह किया। प्रतिनिधि चुकी ने इस मुद्दे को मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा दोनों के समक्ष लाने का आह्वान किया। उन्होंने तर्क दिया कि क्योंकि कानून का प्रभाव चीन की सीमाओं से परे तक फैला हुआ है, यह सीधे तौर पर अन्य देशों को संप्रभुता और उनकी कानूनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन करता है। इटली तिब्बती संसदीय अंतर समूह के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित इटली के सांसदों ने कानून की निंदा करते हुए वीडियो बयान जारी किए हैं। इसे जबरन सांस्कृतिक आत्मसात करने का माध्यम बताया है, जो तिब्बती भाषा, पहचान और विरासत के अस्तित्व को खतरे में डालता है। इटली के पूर्व विदेश मंत्री सेनेटर जुलियो तेर्जी, इटली तिब्बत संसदीय इंटरग्रुप के अध्यक्ष सेनेटर आंड्रिया जी प्रियामो, इटली तिब्बत संसदीय इंटरग्रुप के उपाध्यक्ष सांसद इलियाना मालावास और पूर्व सेनेटर रोबर्टो राम्पी ने कानून के आधार को खारिज कर दिया और इटली सरकार और हर जगह की सरकारों से बहुत देर होने से पहले बीजिंग पर दबाव डालने का आग्रह किया। जर्मन संघीय विदेश कार्यालय ने कानून पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, चेतावनी दी कि यह जताई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को और कमजोर कर सकता है और जर्मनी और यूरोप सहित चीन के बाहर व्यक्तियों और संगठनों तक पहुंचने में अंतर्राष्ट्रीय दमन को सक्षम कर सकता है। यह टिप्पणी 39 जून 2026 को आयोजित एक नियमित सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आई, जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सेबेस्टियन हंटर शहर से पूछा गया कि क्या बर्लिन चिंतित था कि कानून का जर्मन नागरिकों पर प्रभाव पड़ सकता है। गैर सरकारी संगठनों ने कहा था कि कानून की पहुंच चीन की सीमाओं से परे भी हो सकता है। तिब्बत पर यूके ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ने कानून के कार्यान्वयन की कड़ी निंदा की है। इसे एक खतरनाक कानूनी उपकरण के रूप में वर्णित किया है, जो अपने सौम्य शीर्ष के बावजूद बीजिंग की आत्मसातवादी नीतियों को मजबूत करता है। यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कमेटी ऑन चाइना ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में सीसीपी की क्रूरता और व्योमय की बदसूरत विधि की निंदा की। अध्यक्ष जॉन मुलेनर ने कहा कि सीसीपी जो सच्ची राष्ट्रीय एकता चाहती है, वह उत्पीड़न से नहीं बल्कि नागरिकों के स्वतंत्र रूप से रहने और उनकी इच्छा अनुसार पूजा करने से आती है। मिनियापोलिस सिटी काउंसिल ने 6 जुलाई 2026 को परम पावन दलाई लामा के 91वें जन्मदिन को करुणा दिवस के रूप में मान्यता देते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। So today, the city of Minneapolis and is delivering a resolution recognizing July 6, 2026 as a day of compassion in recognition of His Holiness and the 14th Dalai Lama's 91st birthday. इसके साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।